अगर आपको बताया जाए कि जिस चांद को हम रोज आसमान में देखते हैं वो एक दिन अपनी जगह छोड़कर धरती पर गिरने लगेगा, तो शायद आप इसे मजाक समझेंगे, लेकिन यही सच बनने वाला था। कहानी शुरू होती है साल 2011 में। अंतरिक्ष में एक साधारण मरम्मत मिशन चल रहा होता है, जहां 3 एस्ट्रोनॉट ब्रायन, जोसिंडा और मार्कस एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जोसिंडा शटल के अंदर सिस्टम देख रही होती है और ब्रायन व मार्कस बाहर काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक सारे सिस्टम बिगड़ने लगते हैं और उनके सामने काले रंग का एक अजीब झुंड आ जाता है, जो किसी जिंदा मशीन की तरह दिखता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। वो झुंड सीधे शटल से टकराता है और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जोसिंडा बेहोश हो जाती है और मार्कस का सेफ्टी तार टूट जाता है। ब्रायन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शटल के खिंचाव से उसका हाथ छूट जाता है और मार्कस उसकी आंखों के सामने अंतरिक्ष की गहराई में खो जाता है। ब्रायन किसी तरह शटल में वापस आता है। सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, ना पावर होती है ना ऑटो पायलट। फिर भी ब्रायन अपने अनुभव से शटल को सुरक्षित धरती पर उतार देता है। शुरुआत में उसे हीरो माना जाता है, लेकिन 1.5 साल की जांच के बाद नासा इस हादसे को इंसानी गलती बता देता है। जोसिंडा अपनी नौकरी बचाने के लिए कह देती है कि वो बेहोश थी और कुछ नहीं देख पाई। ब्रायन की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। उसकी नौकरी चली जाती है, घर चला जाता है और उसकी पत्नी अपने बेटे सनी को लेकर उसे छोड़ देती है। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में केसी नाम का एक सफाई कर्मचारी दिखाया जाता है, जिसे अंतरिक्ष से बहुत लगाव होता है। बाहर से वो एक आम इंसान लगता है, लेकिन अंदर से वो एस्ट्रोनॉमी का दीवाना होता है। रात के समय वो एक प्रोफेसर के ऑफिस में घुसकर चिली की नेशनल ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप सिस्टम में लॉग इन करता है और चांद की ऑर्बिटल जानकारी अपने ईमेल पर मंगवाता है। और जब वो आंकड़े देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि चांद अपनी जगह से हट रहा होता है और धीरे धीरे धरती की ओर आ रहा होता है। केसी डॉक्टर बनकर कॉल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो डॉक्टर बनकर बात करेगा तो नासा वाले उसकी बात को गंभीरता से लेंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उधर नासा में जोसिंडा को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि चांद की सतह से एक रहस्यमय ऊर्जा निकल रही है, ठीक उसी जगह से जहां सालों पहले ब्रायन ने नैनोबाइट्स देखे थे। लेकिन जोसिंडा उनकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे ये सब असंभव जैसा लग रहा था। इधर केसी को अखबार से पता चलता है कि सिटी की साइंस म्यूजियम में एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा है और उस मौके पर पुराने एस्ट्रोनॉट ब्रायन को बुलाया जा रहा है। लेकिन ब्रायन के आने से पहले केसी वहां पहुंच जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। तभी केसी वहां मौजूद बच्चों को बताता है कि चांद कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा ढांचा है। उसके अंदर कोई बड़ी मशीन या किसी ताकत का स्रोत छुपा हुआ है। थोड़ी देर बाद ब्रायन वहां पहुंचता है। केसी तुरंत उसके पास जाता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि चांद धरती की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्द टकराने वाला है। लेकिन ब्रायन उसे ध्यान से सुनने की बजाय उसे एक नशेड़ी समझ लेता है। वो गुस्से में गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इस आदमी को बाहर निकालो। केसी खुद को रोक नहीं पाता और सबूत के तौर पर वही नासा के पुराने कागजात निकालकर दिखाता है, लेकिन ब्रायन उन्हें देखने तक की जरूरत नहीं समझता और बिना पढ़े ही कूड़ेदान में फेंक देता है। इसी बीच ब्रायन के फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी पत्नी की होती है। घबराई हुई आवाज में वो बताती है कि उनका बेटा एक कार में पकड़ा गया है और उसके पास से ड्रग्स भी मिली है। ये सुनते ही ब्रायन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही समय बाद उसका बेटा कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, लेकिन जज मामले को कुछ समय के लिए टाल देता है। ब्रायन जज से हाथ जोड़कर अपने बेटे को छोड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन जज उसकी बात नहीं मानता और केस को आगे बढ़ा देता है। दूसरी तरफ हम कैसे को देखते हैं, जो अपनी मां से मिलने जाता है। उसकी मां एक ओल्ड एज होम में रहती हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रही हैं। इसके बावजूद कैसे की मां को अपने बेटे की खोज पर पूरा भरोसा है और वो उससे कहती है कि तुम्हें दुनिया को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारी जानकारी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस सेंटर में जो के कलीग्स बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं और उसके बाद चांद के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिरने लगेंगे। इसलिए अब उन्हें चांद पर जाना ही होगा और उस बड़े होल के अंदर देखना होगा कि आखिर वहां है क्या। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्विटर पर किसी ने यह खबर लीक कर दी है। उधर ब्रायन घर पहुंचते ही टीवी ऑन करता है। अचानक न्यूज चैनल पर वही खबर चल रही होती है कि चांद अपनी कक्षा से बाहर निकल चुका है। ये खबर देखते ही ब्रायन सन्न रह जाता है। उसी पल उसे साइंस म्यूजियम का वो दिन याद आ जाता है जब एस्ट्रोनॉट डे के दौरान एक आदमी उसे रोककर चांद के बारे में चेतावनी दे रहा था। अब ब्रायन को समझ आ जाता है कि वो आदमी पागल नहीं था, उसकी बात सच थी। ब्रायन को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो तुरंत म्यूजियम वापस जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर वो घबराहट में कूड़ेदान खंगालने लगता है। किस्मत से उसे वही फेंके हुए कागज मिल जाते हैं। जब वो उन कागजों को ध्यान से पढ़ता है तो उसे एक वेबसाइट का पता मिलता है। ब्रायन बिना देर किए उस वेबसाइट को खोलता है और यहीं से उसकी आंखें सच के लिए पूरी तरह खुलने लगती हैं। इधर ब्रायन की एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ बच्चों को लेकर शहर छोड़ना चाहती है, मगर ट्रैफिक की वजह से कोई भी निकल नहीं पा रहा होता। इसी बीच नासा और यूरोपियन एजेंसी मिलकर एक मिशन शुरू करते हैं और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे होते हैं। इसके बाद नासा का एक स्पेसशिप मून पर भेजा जाता है। वे मून पर जाकर उस बड़े होल को ढूंढते हैं और उसके अंदर एक प्रोब भेजते हैं। इसी दौरान ब्रायन कैसे से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। कैसे बताता है कि वो सालों से स्पेस और अर्थ की स्टडी कर रहा है और वो समझ चुका है कि मून के पावर कोर में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मून अपने ऑर्बिट से भटक गया है। उधर नासा का प्रोब धीरे धीरे चांद के अंदर उतरता चला जाता है। स्क्रीन पर गिनती बढ़ती जाती है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और आखिरकार प्रोब करीब 25 किलोमीटर गहराई पर जाकर रुक जाता है। ये देखकर कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि चांद के अंदर इतना गहरा सुराख होना किसी भी नियम के खिलाफ था। तभी अचानक स्क्रीन पर अलार्म बजने लगता है। बिना किसी आदेश के प्रोब तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगता है। वैज्ञानिक घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। अगले ही पल उसी गहरे छेद से काले रंग के छोटे छोटे नैनो जीव बाहर निकलते हैं। वे पलक झपकते ही स्पेस शटल पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा क्रू मारा जाता है। ये भयानक मंजर नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक लाइव देखते रह जाते हैं और वहां हर किसी की सांस थम जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब है क्या। जैसे ही चांद पास आता है उसकी ग्रेविटी कई गुना बढ़ जाती है। समंदर बेकाबू हो जाता है और अचानक ऊंची सुनामी उठने लगती है। शहरों में तूफान और बाढ़ आ जाती है। सड़कों पर पानी भर जाता है और घर डूबने लगते हैं। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। इसी तबाही के बीच ब्रायन कुछ लोगों को ऊंची जगह पर ले जाकर उनकी जान बचा लेता है, लेकिन खतरा अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा होता है। नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर डर जाता है और अपनी फैमिली को शहर छोड़ने के लिए कह देता है, जो उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे और जिसे तुम जानते हो। तभी नासा का डायरेक्टर उसे बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें नासा की सच्चाई जाननी है तो एक आदमी से मिलो। वो उसे मिलने की जगह बताता है और क्लियरेंस के लिए अपना कार्ड भी दे देता है। वो उस जगह पहुंचती है जहां डायरेक्टर ने भेजा था। वहां जाकर वो नासा की पुरानी रिकॉर्डिंग्स चेक करती है और रिपेयर मिशन की तस्वीरों में वही नैनो क्रीचर्स देख लेती है। वहीं उसकी मुलाकात होल्डन फील्ड से होती है, जो उसे साल 1969 की कहानी बताता है, जब मून की सतह पर कुछ अजीब रोशनी मिली थी और नासा ने इस बात को छुपाने की कोशिश की थी। वो बताता है कि ये सब उसी रिपेयर मिशन से जुड़ा है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जब ब्रायन ने भी ये सच सामने लाने की कोशिश की थी तो उसे पागल बताकर बाहर निकाल दिया गया। होल्डन ये भी कहता है कि वो टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस है और हम उनके सामने अभी भी स्टोन एज में हैं। इसके बाद जो मिलिट्री से मदद मांगती है, जहां उसका एक्स हस्बैंड काम करता है, लेकिन मिलिट्री न्यूक्लियर बम से मून को नष्ट करना चाहती है, जो समझाती है कि इससे धरती भी खत्म हो जाएगी। ब्रायन और कैसे फिर से मिलते हैं और ब्रायन बताता है कि स्पेस में उसी टेक्नोलॉजी ने उसके दोस्त की जान ली थी और धरती पर आकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उधर जो को अचानक याद आता है कि होल्डन फील्ड ने उसे एक खास पी डिवाइस के बारे में बताया था, जिससे उन नैनो क्रीचर्स को मारा जा सकता है, और वो तुरंत ये बात अपने एक्स हस्बैंड तक पहुंचा देती है। उधर सिक्योरिटी ब्रायन को पकड़ने आती है, लेकिन वो केसी के साथ किसी तरह वहां से निकलकर जो से मिलता है, जो उन्हें एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें साफ दिखता है कि चांद के अंदर 25 किलोमीटर गहरा होल है और 10 साल पहले जो कुछ हुआ था वही आज की तबाही से जुड़ा हुआ है। फुटेज में वही नैनो क्रीचर्स पूरे क्रू को मारते नजर आते हैं और केसी समझाता है कि ये जीव शायद चांद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि चांद खुद उनका बनाया हुआ नहीं लगता। अगले मिशन के लिए जो को ब्रायन की मदद चाहिए होती है, लेकिन ब्रायन बदले में अपने बेटे को जेल से छुड़ाने की शर्त रखता है। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी और मून की बढ़ती ग्रेविटी धरती की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगती है। एयरफोर्स स्पीड डिवाइस लेकर पहुंचती है और आखिरी मिशन शुरू होता है। ब्रायन, जो और केसी शटल से स्पेस में जाते हैं। रास्ते में शटल को हल्का करने के लिए उसके हिस्से अलग करते हैं और किसी तरह मून तक पहुंच जाते हैं। उधर धरती पर लोग बंकर की तरफ भाग रहे होते हैं और मून के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं।
मून के अंदर पहुंचकर वे एक अजीब और चमकती दुनिया देखते हैं, जहां एक बेहद एडवांस सिस्टम उन्हें बताता है कि अरबों साल पहले एक सभ्यता थी जिसकी बनाई टेक्नोलॉजी ही उनके खिलाफ हो गई और वही नैनो क्रिएचर्स बन गई। सिस्टम समझाता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है। वो सिस्टम बताता है कि ये नैनो क्रिएचर्स खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों को निशाना बनाते हैं, जिनमें तेज रोशनी और एनर्जी होती है, और इन्हें रोकने के लिए एक इंसान की जरूरत है जो इन्हें मून से हटाए। तभी मून दोबारा अपनी कक्षा में लौट पाएगा। इसके बाद ब्रायन होश में आता है और समझ जाता है कि उसने ये सब किसी सपने में नहीं बल्कि हकीकत में देखा है। वो जो और केसी को बताता है कि अगर इन क्रीचर्स को जल्दी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। उधर धरती पर ऑक्सीजन की कमी से लोग मास्क पहन रहे होते हैं। मून के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और मून धरती के वातावरण में घुस चुका होता है। मिलिट्री न्यूक्लियर हथियार चलाने ही वाली होती है, लेकिन जो का एक्स हस्बैंड उन्हें रोक देता है क्योंकि जो अभी स्पेस में होती है। स्पेस में ब्रायन केसी से कहता है कि वो शटल लेकर निकल जाए, जबकि वो खुद बम के साथ वहीं रुक जाता है। केसी खुद को शटल से अलग करता है और आखिरी बार कहता है कि उसकी मां से कहना वो नाकाम नहीं था। जैसे ही नैनो क्रीचर्स हमला करते हैं, केसी बम एक्टिवेट कर देता है। क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। मून धीरे धीरे दोबारा अपनी कक्षा में लौटने लगता है और धरती सुरक्षित हो जाती है। आखिर में सभी लोग फिर से मिलते हैं। ब्रायन को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का पति मर चुका है और वो अपने बेटे को बताता है कि केसी ने ही दुनिया और मून दोनों को बचाया। आखिरी सीन में दिखता है कि केसी अब मून का हिस्सा बन चुका है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता।